आप सभी को नमस्कार। और हम लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया कि आप 3 लोग हैं जिनका चयन जो है पिछली बार जो आप लोगों ने ऑनलाइन वाइवा दिया था उसके बाद किया गया था। और उस समय आप लोगों ने एक रफ स्ट्रक्चर अपने रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में वहाँ पे एग्री किया कि किस पे आप काम करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बनानी थी अपनी 10-12 पन्नों की सिनॉप्सिस, और वो सिनॉप्सिस आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी सूची आपको दे दी जाएगी कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके साथ आपको फ़ीस के साथ जमा कर देनी है, ताकि यूनिवर्सिटी में आरआरसी की मीटिंग जब भी हो उस मीटिंग में उसे पुटअप कर दिया जाए, और फिर वहाँ से अगर वो पास हो जाता है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ सजेशन आते हैं, कुछ सुधार के लिए सजेशन आते हैं, तो आप लोग उस पर काम कर सकें। लेकिन ये दुख की बात है कि अभी तक आप तीनों में से किसी ने भी पूरी तरह से सिनॉप्सिस फाइनल करके नहीं दी है। और मैं, चूँकि आप लोग दूर हैं, तो जो मैं आप लोगों को कर सकता था कि कुछ सिनॉप्सिस के सैम्पल कॉपीज़ वो मैंने आपके साथ शेयर किए। सिनॉप्सिस के टॉपिक के बारे में जब आपने बात की उसके बारे में बात किया, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि जो आप लोगों ने भेजा है वो ऐसा लगता है कि जैसे कभी आप लोगों ने एमफिल वगैरह किया ही नहीं है। आप में से 2 कैंडिडेट एमफिल हैं, आपने डिसर्टेशन सबमिट किया है, तो अगर उसमें आप लोगों को सिनॉप्सिस बनाने में इतनी दिक्कत आएगी तो वो ठीक बात नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि इन सब के बीच चूँकि अब सिनॉप्सिस फाइनल करनी है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों से बात करूं, और सिनॉप्सिस में जो दिक्कत आ रही है उसको लेके मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जिनके आधार पे आप जल्दी से जल्दी अपनी सिनॉप्सिस आप सबमिट करें। मैंने आप लोगों को अपनी सिनॉप्सिस जो है अमरकांत वाली, चूँकि वो मुंबई विश्वविद्यालय से ही अवॉर्डेड है और मुंबई विश्वविद्यालय में ही आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, तो वो मैंने आपको एज ए सैम्पल कॉपी व्हाट्सएप की है कि आप उसको देख लें और उसी तरह से अपनी सिनॉप्सिस बना लें। तो आपके सिनॉप्सिस के 2 पार्ट हैं, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो है चैप्टराइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि अध्यायों का वर्गीकरण। तो अध्यायों का वर्गीकरण करते समय आप ये ध्यान रखें कि उपसंहार तक, जिसको निष्कर्ष या उपसंहार जो अंतिम चैप्टर है वो लेके आपके टोटल जो है 7 चैप्टर होने चाहिए। मतलब 6 चैप्टर के अलावा 7वां उपसंहार हो जाए, और उपसंहार के बाद संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। तो उपसंहार के अलावा 6 चैप्टर आपको बनाने हैं। तो वो एक चीज़ हो गई, चैप्टराइजेशन किस तरह से करना है। और चैप्टर में भी जैसे चैप्टर 1 है ना, जैसे मान लीजिए उदय ने जो है डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह का परिचय, तो फिर उनका जन्म, माता पिता, पारिवारिक स्थिति, ये सारी चीज़ें, मतलब नंबर 1 में ही नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 की 1.1 क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जन्म, 1.2 पारिवारिक स्थिति, 1.3 उसी में शिक्षा, 1.4 उन्हें मिले पुरस्कार और संघर्ष, है ना। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपका चैप्टर 1 हो गया। ठीक उसी तरह चैप्टर 2 उनके, अब जैसे पहला चैप्टर उनके बारे में हो गया, उनके व्यक्तित्व के बारे में हो गया, तो दूसरा उनके कृतित्व के बारे में हो जाएगा कि उनकी किताबों के बारे में। तो 1.1 2.1 उपन्यास, तो उपन्यास में कितने हैं, 1-2 करके मान लीजिए 10 उपन्यास हैं तो वो हो गए। उसके बाद 2.2 कहानियाँ, इस तरह से वो जितनी विधाओं में लिखती हैं वो, तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। फिर तीसरा चैप्टर आप लिखेंगे उनका प्रदेय, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन क्या है लिटरेचर में। फिर चौथे पे आप आएंगे तो आपका जो टॉपिक है, मान लीजिए उदय जो है अवधी क्षेत्र में जो लोकगीत है या लोक साहित्य को लेके लिख रहे हैं, तो वो एक चैप्टर लोक साहित्य क्या है उस पर बात करेंगे। फिर अवधी को लेके उनका जो प्रदेय है उसको क्या करेंगे। इस तरह से 5 चैप्टर उनके पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह आप 5 से 6 चैप्टर जो है बनाइए, और 7वां आपका उपसंहार रहे। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची।
आप लोग इंटरनेट से कोई भी थीसिस देखेंगे पीएचडी की, तो आपको इस तरह से चैप्टराइजेशन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से 7 चैप्टर आपको बनाने हैं। और इस चैप्टराइजेशन के पहले वाला जो पार्ट है वो कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स फिक्स हैं कि उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे पहला है प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसे प्रस्तावना में आप जिस विषय पे काम करना चाहते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी प्रस्ताविकी दीजिए, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, और ज़्यादा नहीं, एक पन्ना आपने उसके बारे में लिख दिया, तो पहला पॉइंट हो गया आपका प्रस्तावना। दूसरा है शोध प्रेरणा, कि भाई आप जिस पे काम करना चाहते हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो या तो आप किताबों को पढ़ के मिली होगी, या कोई चीज़ आपने उसके संदर्भ में सुना होगा, या उसकी चर्चा की होगी, या आपने कुछ सोचा होगा। तो वो चीज़ें, सब चीज़ें आप शोध प्रेरणा लिख दीजिए, 1 से 2 पैराग्राफ, आपका शोध प्रेरणा हो गया। तीसरा पॉइंट है शोध औचित्य। भाई अब प्रस्तावना भी आपने लिख दिया, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली वो भी आपने बता दिया, लेकिन उस जो काम आप करना चाहते हैं उसका औचित्य क्या है, मतलब उस काम से फ़ायदा क्या होगा, सोसाइटी को किस तरह से फ़ायदा होगा, या किसी क्षेत्र विशेष में उस अध्ययन का क्या फ़ायदा होगा, उसका औचित्य क्या होगा आपके काम का। जैसे मान लीजिए, जैसे नीतू जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करना चाहती हैं तेलुगु और हिंदी सिनेमा का, तो वो कह सकती हैं कि भारत बहुभाषी देश है और सिनेमा जो है ज़्यादा मुखर होकर हमारे क्षेत्र के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में बात करता है। लेकिन भारत बहुभाषी देश है, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ के बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी भाषाएं तो बोलते हैं, लेकिन एक आदमी दूसरे की भाषा, संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं है, आज भी नहीं है। तो इस तरह के जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कहीं ना कहीं दो समाजों को करीब लाने में, उनकी वैचारिक स्थिति को समझने में एक बहुत बड़ी सहायता करता है कि जो तेलुगु समाज है और हिंदी समाज है वो अलग अलग समस्याओं को किस तरह से देखता है और उस पर किस तरह की फिल्में बनाता है, और उन फिल्मों पे समाज की क्या प्रतिक्रिया है। मतलब किसी एक समस्या पे हिंदी में फिल्म बनेगी तो हो सकता है वो सुपर हिट हो जाए, लेकिन तेलुगु में वो बनेगी या मलयालम में बनेगी तो हो सकता है फ्लॉप हो जाए। तो इस तरह के जो तुलनात्मक अध्ययन होते हैं निश्चित तौर पे वो इस तरह से सहायक होते हैं कि उससे दो समाजों को, दो संस्कृतियों को ज़्यादा करीब लाने और उनको ज़्यादा गहराई से विवेचना करना या उनको समझने का हमको एक अवसर मिलता है। जैसे मान लीजिए उदय विद्याबिंदु सिंह पे कर रहे हैं, तो वो ये दिखाएंगे कि उनका जो पूरा साहित्य है उसमें जो ईमानदारी है, चूँकि वो अवध क्षेत्र से आ रही हैं, तो उस अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहाँ पे कहाँ कहाँ मिला है, तो और जहाँ भी मिला है उसके माध्यम से ये निश्चित होता है कि अगर अवध के क्षेत्र को, उसकी लोक संस्कृति को आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो विद्याबिंदु सिंह का साहित्य उसमें सहायक किस तरह से है ये आप दिखा देंगे तो वो अपने आप उसका औचित्य बतला देता है कि उसका फ़ायदा क्या है, वो स्पष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए आप जो है श्रद्धा जो है 2-3 लेखिकाओं को मिल के काम कर रही हैं, तो एक ही समय की दो तीन महिला लेखिकाएं जो हैं वो उनके साहित्य में अंतर है। मान लीजिए कोई ग्रामीण चेतना पे केंद्रित होकर लिख रहा है, कोई शहरी चेतना पे केंद्रित लिख रहा है, कोई बहुत स्त्री से संबंधित समस्याओं को लेके लिख रहा है। उनकी लेखनी में उनकी वो जिस तरह की समस्याएं उठा रही हैं वो कितना व्यवहारिक है, वो अपने समय और समाज से कितना अपील करता है, और एक स्त्री अलग अलग विषयों को किस तरह से देखती है या एक ही विषय को देखने के अलग अलग तरीके क्या हैं, इसका एक गहराई से अध्ययन का जो है मौका इस तरह के शोध कार्यों से मिलता है। तो ये उसका शोध औचित्य हो गया। तो प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, शोध औचित्य, ये 3 बिंदु हो गए आपके। चौथा होता है पूर्ववर्ती शोध कार्य। भाई आप जो काम करने जा रहे हैं उससे संबंधित क्या पहले भी कोई काम हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जब आप उसके बारे में कुछ इधर उधर पलटेंगे या गूगल करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको पहले के कुछ कामों के बारे में या कुछ किताबों के बारे में या कुछ डिसर्टेशन के बारे में या कुछ पत्रिकाओं के विशेषांक के बारे में ज़रूर मालूम पड़ेगा। तो आप 1-1.5 पैराग्राफ में लिख दीजिए कि इसके बारे में कोई केंद्रीय व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन शोध गंगा
या अन्य माध्यमों से मुझे जो पता चला कि इस पे इस तरह के काम हुए हैं, लेकिन मेरा काम जो है समग्रता में है और जिस तरह की जानकारी मुझे मिली उससे मुझे लगा कि इस पे अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो मुझे काम करने का इस पे पूरा अवसर है और मेरा नया काम है, तो मैं इसलिए इसको करना चाहती हूँ। तो एक वो जो रिसर्च गैप वाली बात होती है ना, कि रिसर्च गैप मतलब यही कि आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके पहले बताइए कि उस पर कितना काम हुआ है। तो हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि इस पर काम न के बराबर हुआ है या बहुत कम हुआ है, इसलिए जो नहीं हुआ है उसको करने की जिम्मेदारी मैं अपने इस काम के माध्यम से उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। तो पूर्ववर्ती शोध कार्य मतलब पहले जो शोध कार्य हो चुके हैं उनकी जानकारी जो है एक डेढ़ पन्ने में, एक डेढ़ पन्ना कह रहा हूँ, एक डेढ़ पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में आप दे दीजिए, किसने किया है, कौन सी किताब है, कहाँ से प्रकाशित है, तो उनकी चाहिए। तो अगर 4-5 चीज़ें हैं, किताबें हैं, तो उनकी लिस्टिंग बना दीजिए। टाइटल, उसको किसने उसको लिखा है या संपादित किया है, कहाँ से प्रकाशित है, वर्ष क्या है, इस तरह से उसकी लिस्टिंग कर दीजिए, उसकी एक जानकारी दे दीजिए। और फिर बताइए कि इन सब कामों में वो समग्रता नहीं दिखाई देती जिस समग्रता के साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो जो काम नहीं हुआ है उसी को पूरा करने का उद्देश्य इस शोध कार्य की प्रस्ताव का है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पे इसको करना चाहूँगी। तो ये हो गया आपका पूर्ववर्ती शोध कार्य, 2 पैराग्राफ बस। उसके बाद शोध प्रविधि है कि भाई आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें कौन सी शोध प्रविधियों का इस्तेमाल आप करेंगे। तो वो मैंने अब पहले भी बताया था कि 2-3 शैलियाँ हैं, जैसे फील्ड वर्क है, निरूपण शैली है, साक्षात्कार शैली है। आप किसी से साक्षात्कार लेके भी काम करेंगी। निरूपण शैली भी है, मतलब आप व्याख्या भी उसकी करेंगी। फील्ड वर्क कुछ रहेगा तो वो भी कर लेंगी। तो तुलनात्मक शैली है कि आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करके भी कुछ चीज़ें सीखेंगी, है ना। तो यही सब आप लिस्ट कर दीजिए कि ये इन शैलियों का हम लोग उपयोग करेंगे। वो भी 1-2 पैराग्राफ में ये भी आपका हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती शोध कार्य हो गए, शोध प्रविधि हो गई, साक्षात्कार शैली, निरूपण शैली, फील्ड वर्क, और इस तरह की एक दो चीज़ें और आप वहाँ पे गिना दीजिएगा कि इन शैलियों का मिश्रित शैली है। मिश्रित शैली का मतलब होता है बहुत सारी शैलियों का मिश्रित रूप से उपयोग, तो वो भी एक मेंशन कर दीजिए। इस तरह से 4-5 शैलियों का आप वहाँ पे वर्णन कर दीजिए, तो वो भी आपका 2 पैराग्राफ में काम हो जाएगा। तो इस तरह प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, शोध औचित्य, पूर्ववर्ती शोध कार्य, शोध प्रविधि और शोध सीमाएं। शोध सीमाएं, हर तरह के काम की एक लिमिटेशन होती है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी जैसे आप मकान बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि मेरी लिमिट यहीं पे है, तो फिर मुझे घर कितना बड़ा बनाना है, गार्डन कितना बड़ा बनाना है, आगे का कॉरिडोर कितना बड़ा रखना है, ये आप फिर उसी पैमाने से तय करते हैं। तो शोध सीमाओं से यहाँ से मतलब ये है कि जैसे मान लो कि नीतू मैडम ने तय कर लिया कि उनको मलयालम और हिंदी फिल्मों पे काम करना है, तो शोध सीमाओं में वो लिखेंगी कि मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मैं तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करूंगी। उसमें भी अगर कुछ पीरियड स्पेशल ले रही हैं कि पिछले 1 दशक की, 2 दशक की, तो मैं उन्हीं फिल्मों पे काम करना चाहूँगी। इसलिए मैं जो बाकी की भाषाओं की फिल्में हैं, जैसे मान लो तेलुगु है या बांग्ला फिल्में हैं या मराठी हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर तरह के शोध कार्य की अपनी सीमा होती है। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो तेलुगु और हिंदी सिनेमा को देखने का है, तो मैं विस्तार से जो मेरे अध्ययन की समय सीमा है मैं उसी में रह के उन पे काम करूँगी। या जैसे उदय विद्या बिंदु सिंह पे कर रहे हैं, तो उदय ये लिख सकते हैं कि जैसे अवधी का लोक साहित्य है उसी तरह मैथिली का भी लोक साहित्य है, या भोजपुरी क्षेत्र का अपना लोक साहित्य है जो कि बहुत समृद्ध है। लेकिन चूंकि मैं विद्या बिंदु सिंह पे काम कर रहा हूँ तो वो मूलतः अवध से है, इसलिए, और मैं भी अवध क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरा अपना क्षेत्र है, वहाँ की लेखिका के ऊपर अगर मैं काम करूँगा तो मैं अपने काम से ज़्यादा न्याय कर पाऊँगा। जो क्षेत्र मेरा नहीं है, जैसे मान लो तुम अगर बांग्ला के लोक साहित्य को लेके काम करोगे, तो चूंकि बांग्ला हमारा क्षेत्र नहीं है
हमको बांग्ला नहीं आती, तो हम जितना बेहतर काम अपने क्षेत्र में को लेकर कर सकते हैं उतना बेहतर काम हम दूसरे क्षेत्र में के बारे में नहीं कर सकते। तो हम कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अध्ययन से छूट जाएंगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अवध क्षेत्र की परंपराएं, संस्कृति और वहाँ के साहित्य और वहाँ की जो रीति रिवाज हैं उनको लेकर ही मैं बात करूं, बल्कि अवध के आसपास जो सटे हुए इलाके हैं मैं उनको भी छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हर तरह के शोध कार्य की एक सीमा होती है। ठीक उसी तरह श्रद्धा जो है 3 लेखिकाओं को चयन करेंगी, तो उसमें ये लिख सकती हैं कि ये इन 3 लेखिकाओं के समकक्ष और भी बहुत सारी लेखिकाएँ हैं जिनका हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है, जिनका बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत सारा अच्छा साहित्य लिखा है। अगर उनको भी जोड़ा जाता तो निश्चित तौर पे तुलना का फलक ज़्यादा बड़ा हो जाता, विवेचना के लिए हमको ज़्यादा बड़ा अवसर होता। लेकिन चूँकि शोध कार्यों की अपनी सीमा होती है, तो मैंने इन 3 लेखिकाओं का चयन कर लिया है। तो मैं बाकी जो समकालीन लेखिकाएँ जो हैं मैं उनकी चर्चा तो कर सकती हूँ, उनके मूल जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो क्या कहेंगे उसको, उनकी जो मूल संकल्पना है लेखन की, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत व्यापक रूप से उनके बारे में बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे शोध कार्य की सीमा इन 3 लेखिकाओं तक है और इस पीरियड में है। जैसे मान लो आप 1 दशक या 2 दशक जो भी आप मुख्य टॉपिक में ले रही हैं उसके हिसाब से आप करें। तो इस तरह से प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, शोध औचित्य, पूर्ववर्ती शोध कार्य, शोध प्रविधि, शोध सीमाएं, ये 6 बिंदु ऐसे हैं जिन पे आपको 1-1, 2-2 या 2-2, 3-3 पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे, प्रस्तावना मान लो 2-3 पैराग्राफ का लिखा, शोध प्रेरणा 1-2 पैराग्राफ का लिखा, और आपने जो है शोध औचित्य 1-2 पैराग्राफ में लिखा, पूर्ववर्ती शोध कार्य 1-2 पैराग्राफ में लिखा, शोध प्रविधि लिखा, शोध सीमाएं लिखा, तो ये सब आपका 3-3.5 पन्ना टाइप किया हुआ हो जाएगा। और उसके बाद अध्यायों का वर्गीकरण करेंगे, तो अध्याय 1 उसका शीर्षक, फिर उसके सब पॉइंट्स, फिर अध्याय 2 उसका शीर्षक और उसके सब पॉइंट्स, इस तरह से करेंगे तो 2.5-3 पन्ना वो हो जाएगा। तो सब मिला के 9-10 पन्नों की आपकी सिनॉप्सिस हो जाएगी। और सिनॉप्सिस का जो पहला पन्ना होगा कि शोध का विषय, फिर किस विद्यालय से, जैसे मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हेतु है ना, फिर शोध निदेशक का नाम, आपका नाम, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी सिनॉप्सिस में आपको मिल जाएगा। तो पहला पन्ना वो हो जाएगा, फिर उसका अगला पन्ना प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, ये सब शुरू हो जाएगा। और शोध सीमाओं के बाद अध्यायों का वर्गीकरण शुरू हो जाएगा। और ये अध्यायों का वर्गीकरण में 6वीं के बाद 7वां एक तरह से उपसंहार रहेगा, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी रहेगी। तो बिब्लियोग्राफी में चाहो आप तो जिस पे आप कर रहे हो उससे संबंधित 10, 15, 20, 25 जो भी किताबों की आपको लिस्ट मिलती है, जानकारी मिलती है, उनको सूचीबद्ध भी आप कर सकते हैं कि इतनी किताबों की जानकारी है। और आगे जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तो बाकी की किताबें उसमें जुड़ती चली जाएंगी। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब फटाफट जो है आप लोग थोड़ा गूगल करिए, थोड़ी मेहनत करिए, 2-4 थीसिस डाउनलोड करिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसका पहला पेज कैसे बनता है, और ये शोध प्रेरणा, प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, शोध औचित्य, पूर्ववर्ती शोध कार्य, शोध प्रविधि, शोध सीमाएं कैसे लिखते हैं, वो आप 1-1, 2-2 पन्ना लिख के उसे ख़त्म करिए। फिर अपने अध्यायों का वर्गीकरण करिए और उसको कायदे से उसकी मार्जिन सेट करिए, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर रखिए, और उसको वर्ड फाइल में जो है मुझे भेजिए, तो मैं भी उसको देख लूँगा और उसको हम लोग फाइनल करेंगे। हम लोग फाइनल करने के बाद एक बार डॉक्टर सतीश पांडे सर और डॉक्टर अनिल सिंह सर को भी दिखा दिया जाएगा, ताकि आरआरसी में जब जाएगा तो उनकी नज़र से गुजरा रहेगा। तो हो सकता है अगर वो लोग वहाँ पे हों तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो उस चीज़ को वो वहाँ पे जस्टिफाई कर सकें। तो आज है 22 तारीख, 3 से 4 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये काम ख़त्म करें और सिर्फ मेरे भरोसे न रहें। आप ये काम करके मुझे भेजें, मैं उसको देख लूँगा, उसमें कुछ करेक्शंस रहेंगे तो आपको बता भी दूँगा। और वो करने के बाद फिर हम लोग जो है सिनॉप्सिस भेजने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कितनी फ़ीस है, वो मैं अनंत सर से बात करके आप लोगों को मैं टेक्स्ट कर दूँगा, और आप लोग आकर अपनी सिनॉप्सिस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ीस जो है वो भर दीजिए।
और भर के अपनी तरफ से काम पूरा करिए। फिर उसके बाद चैप्टर लिखने का काम करते रहिए। RRC की जब मीटिंग होगी, जब आपका टॉपिक पास हो जाएगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि 26-27 तारीख तक आप तीनों के उदय का तो काफ़ी हद तक मैंने, चूँकि उदय यहीं साथ में है तो उनका काफ़ी काम निपटा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% वो ख़त्म कर लेंगे। श्रद्धा का भी करीब 60% काम हो गया था, वो जो है उसको पूरा करके बाकी का जो है वो मुझे उम्मीद है वो भेजेंगी। नीतू ने कुछ लिखा था लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, तो वो अपना स्ट्रक्चर जैसे बताया गया उस तरह से बनाए। बाकी उन्होंने जो भेजा है मैं उसको देख लूँगा और उसके बारे में मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा। लेकिन उसके लिए इंतज़ार मत करिए। ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला पेज अपना, उसके टॉपिक, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन सी डिग्री के लिए वो है ऑलरेडी। उसके बाद आपका नाम, गाइड का नाम वो बनाइए। उसके बाद प्रस्तावना, शोध प्रेरणा, शोध औचित्य, पूर्ववर्ती शोध कार्य, शोध प्रविधि, शोध सीमाएं, ये सब लिख डालिए। और उसके बाद अध्यायों का वर्गीकरण, इसको करके आप 3-4 दिन के अंदर इसको भी भेजिए। बाकी जो चैप्टर्स आपने भेजा है उसको देख के मैं उसमें भी कुछ सजेशंस रहेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो आप लोग फटाफट काम पे लग जाइए। काफ़ी आराम कर लिया है। और ये 5-6 दिन में किसी भी कारणवश, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी के यहाँ घर में कुछ जाना पड़ा, ये हुआ, तो उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिनके आ जाएंगे, अगर एक ही जन का आएगा तो एक ही जन का मैं सबमिट करा दूँगा। तो अब आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर लग जाइए। और जो भी है 1-2 दिन आप मेहनत करिए, काम करिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर बताइए, लेकिन हर हालत में जो है 25-26 तक अपनी तरफ से फाइनल करिए। 1-2 दिन मैं लूँगा, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, कैसे सबमिट करना है। उसके हिसाब से ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप सुमैया कॉलेज में जाके, आनंद सर वहाँ रहते ही हैं, आनंद सर सतीश सर से मिल के उनकी सिग्नेचर लेके अपना अपना सिनॉप्सिस, अपनी अपनी फ़ीस जो है आप लोग जमा कर दीजिए। वैसे भी 30 तारीख से 5 तारीख तक गणपति की छुट्टी है, तो इस गणपति में आपके इस काम का श्री गणेश हो जाना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। आप लोग लग जाइए अपने काम पे, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे।